Hello there, welcome back. This is a brand new learning module in economics और आज के इस learning module का नाम है Introduction to Geopolitics. Now, geopolitics word itself is such a big buzzword right now. खास करके right now जब ये इंट्रोड्यूस हुआ है 2023 के करिकुलम एंड ऑनवर्ड्स, तो जियोपॉलिटिक्स पूरे वर्ल्ड वाइड एक बहुत ही बड़ा बजवर्ड बन रखा है. Many podcasts, many interviews are even centered around this topic, geopolitics. एंड इनफैक्ट जब इंस्टीट्यूट ने इसको अपने करिकुलम में लॉन्च किया, आई वाज नॉट सरप्राइज्ड, बट स्टिल थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब करिकुलम कितना डायनामिक होते जा रहा है दैट वी आर नाउ इवन टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स एंड ऑल्सो जियोपॉलिटिक्स इनटू आवर करिकुलम. एंड ये होना भी चाहिए. रशिया यूक्रेन आपस में लड़ झगड़ पड़े और उसके वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड सब जगह रिसेशन का खतरा आ गया. सो डेफिनेटली कोई भी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से एक इकोनॉमिक इंपैक्ट आ सकता है, एंड दैट इकोनॉमिक इंपैक्ट मे नॉट बी डिफाइंड टू अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन, इट मे बी वर्ल्ड वाइड एज वेल. ये हमने रशिया यूक्रेन के झगड़े के दौरान देखा एंड देखा किस तरह मेनी इकोनॉमीज वेर फोर्स्ड टू अनाउंस रिसेशन और वेर वेरी क्लोज टू अनाउंसिंग रिसेशन. इंडिया हालांकि काफी बेहतर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, बट इफ वी टॉक अबाउट अदर कंट्रीज, इसमें यूएस में एक एग्जांपल आ सकता है, यूरोप पूरा आ सकता है, जहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं, एंड ऑल ऑफ दैट इज सेंटर्ड और ट्रिगर्ड बिकॉज ऑफ द फैक्ट ऑफ दिस वॉर. सो जियोपॉलिटिक्स 2023 के करिकुलम में आया है एंड इसके बाद यहां से कंटिन्यू होना चाहिए, एंड ये करिकुलम काफी एक्साइटिंग होने वाला है. इस लर्निंग पूरे मॉड्यूल में बहुत मजा आने वाला है. इस पूरे लर्निंग मॉड्यूल को हम लोग टोटल 3 हिस्सों में बांटेंगे. इसके पहले हिस्से में हम लोग फर्स्ट लर्निंग आउटकम के बारे में बात करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एंड इसमें हम लोग काफी ज्यादा सेंट्रल आइडिया के ऊपर में बात कर रहे होंगे एज टू व्हाट इज जियोपॉलिटिक्स और किन किन फैक्टर्स की वजह से जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज या जियोपॉलिटिक्स हमें पढ़ना चाहिए. परफेक्ट. आइए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे ये लिखा है, डिस्क्राइब करो जियोपॉलिटिक्स को एंड फिर बताओ कॉपरेशन वर्सेस कॉम्पिटिशन पर्सपेक्टिव में डिफरेंस क्या है. तो देखो, जियोपॉलिटिक्स समझना तो बहुत आसान है. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स. नंबर 1 इज ज्योग्राफी, नंबर 2 इज पॉलिटिक्स. So now obviously there is some politics involved, but this is because of your geographical locationing. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की काफी हद तक जो पॉलिटिक्स है, या इंडिया भी पॉलिटिक्स काफी एक्सरसाइज करता है बेस्ड ऑन इट्स ज्योग्राफी. कहाँ इंडिया की लोकेशन है, क्या उनको यहाँ पे ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, नेबरिंग कंट्रीज क्या है क्या नहीं है, उन सारे सिनेरियोज को देख करके अपने डिसीजन लेने पड़ते हैं. इन सारे डिसीजंस को हम कहते हैं जियोपॉलिटिक्स, एंड जियोपॉलिटिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रीम है जिसे हम स्टडी कर सकते हैं. क्वेश्चन ये उठता है कि जियोपॉलिटिक्स में आप दो तरह के स्टैंसेस रख सकते हैं. पहला स्टैंस होता है कोऑपरेशन का और दूसरा होता है कंपटीशन का. कोऑपरेशन का मतलब ये हुआ कि आप अपने जियोपॉलिटिकल जो आपके आइडियोलॉजी है वो कोऑपरेटिव है, इन द सेंस यू आर रेडी टू कोऑपरेट विद कंट्रीज दोज हु वांट टू maintain trade relationships with you, or those countries which want to invest in your country. करेक्ट. सो ऐसे में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया शुरुआत के दिनों में, अगर हम 1991 से पहले की बात करें तो इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी था प्राइमरीली. ज्यादातर चीजें जो थी वो गवर्नमेंट ओन्ड थी, एंड प्राइवेटाइजेशन नहीं होने की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ना थे और ना इंडिया उनको इन्वाइट कर रहा था. ये सिचुएशन बहुत बदल गई है. पिछले कुछ सालों में इंडिया इज एग्रेसिवली पुशिंग इट्स थीम टू मेक इन इंडिया, एंड वो मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आ रही है. इसके अलावा इंडिया इज ऑल्सो इनटू ग्लोबल ट्रेड एज वेल. तो इंडिया काफी सारी प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज को इंपोर्ट भी करता है, तो कुछ चीजों को एक्सपोर्ट भी करता है. टॉकिंग अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर, तो ये काफी अच्छा कर रहा है, एंड ऑब्वियसली ये एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स है. वहीं पे हम इंपोर्ट प्राइमरली ऑयल करते हैं. ऑयल से रिलेटेड आपने एक खबर सुनी होगी कि रशिया, ऑल्दो रशिया पे बहुत सैंक्शंस लगाए यूरोप और यूएस ने, लेकिन इंडिया कंटिन्यू टू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया. व्हाई? बिकॉज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. उन सारी चीजों के ऊपर में चर्चा यहाँ होने वाली है. एंड यहाँ पे पहला पॉइंट यही आता है कोऑपरेशन का, यानी सभी लोग आपस में भाईचारे के साथ में रह रहे हैं, फ्री ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं, फ्रीली इन्वेस्टमेंट्स भी मूव कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्रीज. बट वहीं पे कंपटीशन भी आता है. कंपटीशन इज अ सिनेरियो वेयर बिकॉज ऑफ सम जियोपॉलिटिकल आई वुड से एटीट्यूड आप किसी दूसरे कंट्री के साथ में कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, रादर आप उनसे कंपीट कर रहे हो.
कंपीट करने के दो तरीके हो सकते हैं, नंबर वन आप किसी का ट्रेड बंद करवा दो, नंबर टू आप उनको कंपटीशन दो डायरेक्टली। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इंडिया में मान लो ऐसा हो जाए, हालांकि होना बहुत मुश्किल है, कि हम लोग चाइना के जितने भी एक्सपोर्ट्स हैं उनको हम इंपोर्ट करना बंद कर देंगे, सो एनीथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम चाइना वी विल स्टॉप इंपोर्टिंग दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट पॉसिबल, लेकिन अगर कल को ऐसा हो भी जाता है, कुछ जगहों पे प्रैक्टिस हुआ था आफ्टर कोविड, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में ये काम भी हुआ था, तो वो एक कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस होगी और वहां पे आप किसी के भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रोक रहे हैं, तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, उनके ऊपर में फिर काफी लफड़े आते हैं और बहुत सारा आईएमएफ वगैरह के भी रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, उसके बाद में अपना वर्ल्ड ट्रेड में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से आईएमएफ भी आपको सैंक्शंस लगा सकता है। सो देयर इज अ लॉट दैट वी हैव टू टॉक अबाउट हियर। तो यहाँ पे दो तरह के एटीट्यूड है, नंबर वन इज कॉपरेशन, नंबर टू इज कॉम्पिटिशन। आइए उनके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले जियोपॉलिटिक्स में ये लिखा है दैट जियोपॉलिटिक्स इज स्टडी ऑफ हाउ ज्योग्राफी अफेक्ट्स द इंटरेक्शन ऑफ वेरियस नेशंस एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी ज्योग्राफी डेफिनेटली डिक्टेट करती है कि किस तरह से आपके यहाँ पे ट्रेड्स होने वाले हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में काफी ज्यादा ट्रेड श्रीलंका के साउथ से होकर के जो शिपमेंट है और जो जितने भी हैं शिप्स है बड़े बड़े, वो श्रीलंका के साउथ से घूम करके इंडिया के दूसरे छोर पे भी पहुंचते हैं। सो ऑब्वियसली इंडिया को अपने रिलेशनशिप विद श्रीलंका अच्छे रखने पड़ेंगे। इनफैक्ट श्रीलंका इतना इंपॉर्टेंट एसेट है कि वहां पे चाइना इंडिया सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज श्रीलंका इंडियन ओशियन के बीचों बीच है एंड इंडियन ओशियन एक तरह से कनेक्ट करता है ईस्ट और वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। तो डेफिनेटली ये एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल टेरिटरी है एंड एवरीबडी वुड बी वांटिंग टू हैव देयर स्टेक्स ऑन बोर्ड विथ श्रीलंका। सो ये बेसिक मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि किस तरह ज्योग्राफी काफी सारे नेशंस और उनके बीच में होने वाले जो रिलेशनशिप्स हैं उनको डिफाइन कर सकता है। अब इसमें और एक अच्छा एग्जांपल आ सकता है चाइना पाकिस्तान का। चाइना को अगर कभी भी कोई भी चीज एक्सपोर्ट करनी है टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न में भी नॉट एकदम एक्सट्रीम, मान लो उनको एक्सपोर्ट करना है टू सऊदी या फिर करना है यूएई, तो उनके एक्सपोर्ट के लिए उनको बहुत प्रॉब्लम्स थी, बिकॉज उनको एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत लंबा चक्कर काट करके पूरे इंडिया को क्रॉस करके जाना पड़ता था। सो उन्होंने इसका जो हल निकाला वो यही था कि दे वेंट इनटू अ पैक्ट विद पाकिस्तान। पाकिस्तान में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी एंड वहां पे एक कॉरिडोर बना लिया। अब वो कॉरिडोर जो बनेगा उसमें अभी भी काम चल रहा है वैसे, लेकिन जब वो कॉरिडोर बन करके रेडी हो जाएगा तो चाइना की काफी ज्यादा एक्सपोर्ट रिलेटेड खर्चे भी कम होंगे, टाइम भी कम लगेगा एंड ऑब्वियसली इससे बहुत फायदा होगा। इसका फायदा दोनों को मिलेगा, पाकिस्तान को भी और चाइना को भी। सो इट्स अ वेलकम स्टेप, ठीक है, अच्छी चीज है, इस तरह के कॉरिडोर्स बनने अच्छी चीज है, बट दिस इज अ साइन ऑफ कोऑपरेशन नॉट कंपटीशन। क्लियर, गुड। मतलब आप ऐसा ही समझ सकते हैं कि अगर इंडिया ऐसा कुछ करना चाहे विद पाकिस्तान, सो ऑब्वियसली वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। Anyways, next up is geopolitics refers to interaction among nation जिसमें state actors और non-state actors दोनों participants होते हैं। Now this is important। जब हम geopolitics की बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि geopolitics सिर्फ सरकारों के बीच का है, नहीं, एकदम भी नहीं। सरकार के अलावा हर वो इंसान जो कि अक्रॉस नेशन गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको जियोपॉलिटिक्स से इंपैक्ट पड़ेगा, उसके लाइफ में जियोपॉलिटिक्स के वजह से चेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री में और इंडिया डिसाइड करे कि उस कंट्री से कोई भी इनफ्लो अब अलाउड नहीं होगा, यू कैन नॉट टेक एनी रेमिटेंस फ्रॉम दैट कंट्री, तो मेरा बिजनेस इससे इंपैक्ट होगा, क्योंकि जब मुझे रेमिटेंस नहीं मिल पाएगा तो जाहिर सी बात है सर्विसेज भी स्टॉप हो जाएंगी। सो यस, जियोपॉलिटिक्स जो है उसमें इंटरेस्ट सिर्फ स्टेट एक्टर्स को नहीं है बल्कि नॉन स्टेट एक्टर्स को भी, और यही बात यहां लिखी है। स्टेट एक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें आती है नेशनल गवर्नमेंट्स, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स में बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इवन इंडिविजुअल्स आर इंटरेस्टेड इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोपॉलिटिक्स। कोऑपरेशन और कंपटीशन के बारे में बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां लिखा है दैट कोऑपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीका है, तौर तरीका है, वो है डिप्लोमेटिक और मिलिट्री और इकोनॉमिकल और कल्चरल इंटरेक्शंस आपस में अच्छे से रखें। डिप्लोमेटिक जो इंटरेक्शंस है वो तो देखो टूर से हो जाता है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कीप विजिटिंग डिफरेंट कंट्रीज, और कई बार
मल्टीलैटरल मल्टीनेशनल मीटिंग्स भी होती है, तो उन मीटिंग्स में भी पार्टिसिपेशन, ये डिप्लोमेटिकली कोऑपरेशन की तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा मिलिट्री मैटर्स में भी कोऑपरेशन पॉसिबल है। जो हम लोग देखते हैं जॉइंट ट्रेनिंग हो रही है आर्मी की, नेवी की एंड एयरफोर्स की, तो वो सारी चीजें मिलिट्री मैटर्स पे इंटरेक्शन के तौर पे कंसिडर की जाती है। इकोनॉमिक इंटरेक्शंस भी होती है जहां पे आप किसी दूसरी कंट्री के साथ में एक पैक्ट बना रखे हो, उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगाते हो, जैसे हम कहते हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, तो उस तरह का कुछ कर लेना, दैट इज एन इकोनॉमिक इंट्रैक्शन। एंड कल्चरल इंट्रैक्शन भी है। कल्चरल इंट्रैक्शन के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसका सबसे इजी एग्जांपल है एजुकेशन, माइग्रेशन एंड ये सारी चीजें। जैसे इंडिया कनाडा अपने आप में एक कल्चरल इंटरेक्शन है इनका, क्योंकि इंडिया से बहुत लोग कनाडा जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कनाडा में काफी इंपैक्ट पड़ेगा इंडियंस का, तो दैट इज ऑल्सो इंटरलिंक्ड एज वेल। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिससे हम लोग कोऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। वहीं पे अगर हम सेकंड पॉइंट देखें, तो सेकंड पॉइंट में ये लिखा है दैट अ कंट्री माइट बी मोर कोऑपरेटिव ऑन सम इश्यूज व्हाइल लेस कोऑपरेटिव ऑन अदर्स एज वेल। अब ये भी होता है, एक मुद्दे पे तो आप मान जाओगे, दूसरे मुद्दे पे नहीं मानोगे, तो इस तरह का कोऑपरेशन कुछ एरियाज में है, कुछ एरियाज में नहीं है, पॉसिबल है। ये डिग्री ऑफ कोऑपरेशन जो है ये वक्त वक्त के साथ बदलता भी जाता है, एंड ऑब्वियसली हर एक कंट्री की जो अपनी खुद की डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं और पॉलिटिक्स हैं, उनके हिसाब से भी ये काफी हद तक बदलता है। Next, a country will typically cooperate with other countries when doing so advances its national interest। अब ये पॉइंट को जरूर से याद रखिएगा। इंडिया और रशिया का जो मैं आपको मेंशन कर रहा था ट्रांजैक्शन का, वहां पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने यही कहा था वॉर के बीच में, जब इंडिया ऑयल ले रहा था रशिया से, तो यही कहा था कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, इसीलिए कोई भी और देश हमें इस पे उपदेश ना दे। इसका बहुत 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 गजब इसका उस समय हवा उड़ा था और बहुत ज्यादा कुछ हुआ था इसके ऊपर में। बट वर्ल्ड वाइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया था इंडिया की तरफ से कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में जो होगा वो हम करेंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बाकी लोगों का जियोपॉलिटिकल स्टैंड क्या है ऑन रशिया। And that didn't turn out to be really bad for India. In fact, इंडिया को उससे काफी ज्यादा फायदा हुआ। एंड ये पॉइंट यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एकदम क्लियरली लिखा है कि कोऑपरेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हमको अपना इंटरेस्ट दिखता है उसमें। सो अगर किसी भी कंट्री को अपना इंटरेस्ट दिखेगा, दे विल कोऑपरेट। अब इसी में पाकिस्तान और चाइना के बीच का जो ये कॉरिडोर रिलेशनशिप है, इसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। चाइना के लिए एडवांटेज ये है कि कॉरिडोर बनेगा तो फिर उनके लिए कॉस्ट बचेगा लॉजिस्टिक्स का। वहीं पे पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी इकोनॉमी में एक बूस्ट मिल जाएगी, मच नीडेड बूस्ट इज रिक्वायर्ड, एंड वो बूस्ट शायद वो कॉरिडोर के थ्रू आ जाएगा। तो ये सारी बातें ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। नंबर चार में ये लिखा है कि एक कंट्री के जो ज्योग्राफिकल रिसोर्स एंडोमेंट होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो किसी के साथ कोऑपरेट करेंगे या फिर में वो करेंगे कंपटीशन। एग्जांपल के तौर पे अगर हम इंडिया से बात करें, इंडिया की अगेन मैं बात करूं तो इंडिया में ऑयल नहीं है, क्लियर। हमारे पास ऑयल रिफाइनरीज है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, लेकिन क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन यहाँ इंडिया में नहीं होती। And because of that, India has to maintain good relationship with all the countries that are producing oil। सीधी बात है, इंडिया एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है ऑफ ऑयल, एंड इसीलिए क्रूड ऑयल बनाते हुए जितने भी देश हैं उनके साथ में जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है वो काफी फेवरेबल रहने वाला है। एंड ये इसलिए क्योंकि हमारे पास में वो रिसोर्सेज नहीं है। बट वहीं पे कई रिसोर्सेज में इंडिया हो सकता है काफी बेहतर हो, तो वहां पे इंडिया कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा विद द अदर कंट्रीज। अब ये सारे एग्जांपल्स मैंने इंडिया के पर्सपेक्टिव से लिए हैं। अगर आप इंडिया छोड़ करके किसी दूसरे कंट्री में बैठे हैं तो वहां पे भी इस चीज को आप अपने अंडरस्टैंडिंग में लाइए। देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स इवन इन योर ज्योग्राफिकल रीजन। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 5, टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ रिसोर्सेज स्टेट and non-state actors may cooperate on standardized regulations and processes। Now this is very important। देखो सर्टेनिटी हर किसी को पसंद है। स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स हमेशा ये चाहेंगे कि वो जो भी नियम कायदे बनाने हैं, जो भी प्रोसेसेस बनाने हैं, उनको स्टैंडर्डाइज कर दे। स्टैंडर्डाइज करने से काफी ज्यादा फायदे होते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर में कोई एक्ट ले आना। जब आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे कोई एक्ट ले आओ तो फिर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर में स्टैंडर्ड नियम ऑलरेडी बना चुके हो। ऐसे में अब कोई भी बाहर की कंपनी इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने से पहले घबराएगी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उनको उसका जल्दी पेटेंट मिल जाएगा। उनको उसके ऊपर में जो भी कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जितने भी उनको इंटैंजिबल प्रॉपर्टीज चाहिए वो सारी मिल जाएंगी, एंड देयर प्रॉपर्टीज विल बी प्रोटेक्टेड एज पर द लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया।
तो ये अश्योरेंस आने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन करना जरूरी है ना। एंड इसी चीज को यहाँ पे ये लिखा है कि भाई जितने भी स्टेट एक्टर्स और जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये खुद भी चाहते हैं कि स्टैंडर्डाइज हो जाए सारे के सारे प्रोसेसेस, सो दैट ये जो फ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, वेदर इट बी मनी और टेक्नोलॉजी और एनी अदर थिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएं। क्लियर? तो इन सारी चीजों को यहाँ पे हमने कवर कर रखा है। Next up is six number point. Six number point is strong and stable institutions can make cooperation easier for state and non-state actors as well. Now this is important. Strong and stable institutions की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े institutions आ सकते हैं, including ministries as well. तो अगर आपके यहाँ पे strong institutions हैं, strong regulators हैं, तो आपको काफी हद तक फायदा होगा इन सारे नियमों को standardize करने में. And once all these rules are standardized, obviously cooperation करना easier होगा. एंड फाइनली वी आर टॉकिंग अबाउट कल्चरल रीजंस. कल्चरल रीजंस में बहुत सारे पॉइंट्स हैं एंड यहाँ पे सबसे पहले यही लिखा है कि कई देश कल्चरल रीजंस की वजह से एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करते हैं. क्लियर? जैसे हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो इमिग्रेशन पैटर्न्स है, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हैं, कल्चरल सिमिलैरिटीज है, इन सारी चीजों की वजह से आपसी रिलेशनशिप काफी बेहतर रहते हैं. एग्जांपल के तौर पे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो रिलेशनशिप है विद नेपाल वो काफी अच्छे हैं, आमतौर पे अच्छे ही रहते हैं. वो इसलिए क्योंकि दोनों कल्चरल रिलेशनशिप के मामले में काफी शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हैं उनके, एंड दोनों इस वजह से काफी बढ़िया मैं कह सकता हूँ फ्रेंडली हुड है इनके बीच में. तो ये जो चीजें हैं ये सब मैटर करती है. हम अगर इमिग्रेशन पैटर्न्स की बात करें तो अ लॉट ऑफ लेबर फ्रॉम इंडिया मूव टू यूएई. करेक्ट? तो वहां पे इतना लेबर मूवमेंट हो रहा है तो जाहिर सी बात है वहां पे भी कल्चरल इंटरेक्शंस होते हैं इन दोनों कंट्रीज के आपस में. कनाडा इंडिया के बीच में भी इस तरह के काफी इंटरेक्शंस होते हैं. तो ऑल दीज इंटरेक्शंस कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू बेटर हार्मोनी बिटवीन द कंट्रीज. इसका काफी ज्यादा मतलब आप भी एग्जांपल्स देखोगे. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज विजिटिंग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, और वहां पे जितने भी हमारे नॉन रेजिडेंट्स हैं, जितने भी हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, उन सारे लोगों से वहां पे जाकर के इंटरेक्शन इसलिए होता है बिकॉज इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर को कहीं ना कहीं एनफोर्स करना चाहता है ऑन ऑल द कंट्रीज. और ये एक कंट्री नहीं करती, सभी कंट्रीज अपनी सॉफ्ट पावर को थोड़ा बहुत एनफोर्स करना चाहता है. अब इसके काफी सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं, ऐसे एग्जांपल्स जो फाइनेंशियली इतने रेलेवेंट नहीं हो लेकिन इंपैक्ट उनका है. जैसे एग्जांपल के तौर पे बॉलीवुड इन इंडिया हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस थ्रू आउट द ग्लोब. आपको इंडिया को कोई बेहतर तरह से जाने या ना जाने, लेकिन बॉलीवुड की वजह से जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं स्प्रेड आउट हुआ है. पीपल नो अबाउट इंडिया मे बी थ्रू बॉलीवुड एज वेल. तो ये सारी जो चीजें हैं ये सारे कल्चरल रीजंस की वजह से आपकी अवेयरनेस है और आपकी सॉफ्ट पावर है. Soft power is way more important in today's world because through soft power you can dictate a lot of terms as per your will. आप अपने हिसाब से ये काम कर सकते हैं. So obviously ये चीज यहाँ पे है एंड ये सॉफ्ट पावर के बारे में बात हो रही है which can build over a big period of time through actions such as cultural programs, advertisement, travel grants and university exchanges as well. Now this is also very very important. अगर हम इसमें advertisement की बात करें तो advertisement के नाम पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट करिकुलम में भी दिया हुआ है विच इज अबाउट साउथ कोरिया. साउथ कोरिया अपनी कल्चरल सिग्निफिकेंसेस के बारे में एडवर्टीजमेंट करता है थ्रू आउट द ग्लोब. व्हाई डू दे डू सो? ये इसलिए करते हैं बिकॉज दे वुड लाइक टू एनफोर्स देयर सॉफ्ट पावर ओवर दी अदर कंट्रीज एज वेल. अब मुझे पता है कि ये ना एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि एक सॉफ्ट पावर से क्या फर्क पड़ जाएगा, बट सॉफ्ट पावर से फर्क पड़ता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, आज की डेट पे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कई सारे चाइनीज एप्स को बैन किया गया था. व्हाई वेर दीज एप्स बैंड? उन सारे एप्स को बैन इसलिए किया गया था क्योंकि वहां से आप प्राइवेटली डेटा एक्सेस कर पा रहे थे सारे यूजर्स के, विच कैन इन्फ्लुएंस एंड एक्चुअली क्रिएट इम्पैक्ट इन देयर ब्रेन्स एज वेल. इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है. योर थॉट्स कैन बी changed by way of selective advertisements, by way of selective targeted ads, जिसकी वजह से आपकी थॉट और आपकी आइडियोलॉजी बदल सकती है. तो इन सारी चीजों को ऑब्वियसली ध्यान में रखते हुए सॉफ्ट पावर बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इसीलिए ऑल द कंट्रीज throughout the globe are trying to exercise their soft power or build their soft power. and इन सब चीजों को करने के लिए cultural programs organize हो रहे हैं, cultural exchanges हो रहे हैं between the countries and soft power create की जा रही है. तो ये है आपके लिए सारे के सारे पॉइंट्स जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि ओके जियोपॉलिटिक्स में एक ओवरऑल सिनेरियो क्या है. आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अबाउट ग्लोबलाइजेशन वर्सेस नेशनलाइजेशन. करेक्ट? नेशनलाइजेशन हालांकि एक
एक्चुअल अपोजिट नहीं है ग्लोबलाइजेशन का, बट उसे पढ़ा जाएगा और उसके बारे में हम बात करेंगे. विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज बिहेव विद ईच अदर. विल ऑल्सो टॉक अबाउट द टूल्स थ्रू विच यू कैन इम्पैक्ट द इकोनॉमीज. एंड फाइनली हम काफी सारे रिस्क की बात करेंगे इन द लास्ट वीडियो एज वेल. तो अभी के इस फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है अबाउट जियोपॉलिटिक्स. आई होप आपको पसंद आया हो एंड एक बेसिक मैं कह सकता हूँ प्रोफोर्मा कम से कम हमने बना लिया हो विद रिस्पेक्ट टू दिस लर्निंग मॉड्यूल. आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज एंड प्लीज. पढ़ाई करते रहें. एंड अगर अभी और आपको जिज्ञासा है जियोपॉलिटिक्स के बारे में बेहतर जानने के लिए तो नेक्स्ट पार्ट को इमीडिएटली शुरू करें. अभी के लिए इतना ही रखते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.